नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चौपाल चर्चा आपका अपना कार्यक्रम जहां हम अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। किसानों की भी इसमें अच्छी भागीदारी रहती है। वो अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ पाते हैं और हमारे विशेषज्ञ सीधा किसानों से भी जुड़ पाते हैं। आज किस विषय के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले ये बता दें आपको, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार दलहन और तिलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम चला रही है। वर्षा आधारित 60,000 गांवों में दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम में दाल क्षेत्र राज्यों का लगभग 96% दाल क्षेत्रफल चयनित है। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमाणित संकर किस्मों पर 800 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान है। दलहनी फसलों को प्रोत्साहन में प्रचलित किस्मों पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान है। दलहन में 15 साल से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर भी अनुदान दिया जा रहा है। खरीफ दलहनी प्रमाणित संकर बीजों पर 2000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय है। रबी दलहनी प्रचलित बीजों पर 1500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहनों के बुवाई क्षेत्र को विस्तार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम में बीज उत्पादन के लिए 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर अनुदान देय है। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम में उत्पादन लागत का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन बुवाई क्षेत्र को विस्तार देने के लिए जल संरक्षण उपायों पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन में 10 साल से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर भी अनुदान दिया जा रहा है। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम में बीज लागत का 50% या अधिकतम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय है। सरकार द्वारा दलहन उत्पादकों के लिए दलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। दलहन उत्पादकता विकास कार्यक्रम में प्रमाणित बीज वितरण का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। तभी आपने रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि दलहन क्षेत्र विस्तार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का इसकी ओर रुझान बढ़े। हमारे विशेषज्ञ जो आज के कार्यक्रम के हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दे। हमारे साथ है सुभाष चंद जो कि तकनीकी सहायक मैनेजर हैं, गौतम बुद्ध नगर से, दादरी से हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद आपका। और दूसरे हैं रणजीत यादव, ये भी तकनीकी सहायक मैनेजर हैं दादरी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में। और बहुत सारे हमारे किसान भी हैं कार्यक्रम में जो कि अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आने के लिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर यादव आपसे है कि जो हम बात कर रहे हैं दलहन विस्तार का, दलहन क्षेत्र विस्तार का, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, किस तरह से समझें इसे? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इस योजना के अंतर्गत किसानों को कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो भी किसान भाई दलहन की खेती करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पे कुछ पुरस्कार दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई दलहन की खेती को जुड़े। नेशनल फूड सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें किसानों को 1 हेक्टेयर के लिए 3,000 रुपये का अनुदान होता है और जो सामान्य बीज खरीदता है वो किसान के लिए 50% अनुदान होता है। ये दलहन जो उत्पादन हम कर सकते हैं इधर तो जायद के मौसम में कर सकते हैं और दूसरा खरीफ के मौसम में कर सकते हैं। जायद के मौसम में फरवरी मार्च में जो हम मूंग की बुआई कर सकते हैं और खरीफ में तो उड़द और मूंग दोनों ही कर सकते हैं। सभी किसानों के लिए जो इच्छुक किसान हैं वो एग्रीकल्चर की साइट पे जाके ऑनलाइन डिमांड डाल सकता है, जिससे कि किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान का चयन हो सके और किसान वंचित ना रह सके। और मैं दलहन की खेती कर रहे हैं हम, मूंग, हरड़, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा समस्या हमें आती है रोज़ और आवारा पशुओं की।
तो हम अगर चाहते हैं तो उसमें सहायता ये सबसे पहले ये चाहते हैं कि उसका अगर गवर्नमेंट कर सकते हैं तो तारबंदी का कुछ हमें सब्सिडी पे देने का कोशिश करते ताकि हम उसको रखा सकें। और बाकी उसकी दवाई वगैरह पूरी तरह हम जैविक कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है जंगली जानवरों का, अभी तक इस पे हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई अनुदान या कोई प्रोत्साहन राशि नहीं स्वीकृत किया है, जिससे कि किसान एक किसान को इस तरह का लाभ दिया जा सके। एक किसान या सामूहिक किसान या क्षेत्रीय किसान, किसी भी किसान को इस तरह का कोई अनुदान और कोई लाभ नहीं है कि उनको अपना पर्सनल खेत पे जो है उनको वायर का व्यवस्था हो या जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा किसान को स्वयं करनी होगी। क्योंकि ये जंगली जानवर जो भी हैं ये इन किसानों के माध्यम से ही यहाँ अपने क्षेत्र पे अधिक मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि किसान भाई गाय रखते हैं, गाय का जो भी उसका बछड़ा आता है उसको ये यूज में नहीं लाते हैं, अपने आप छोड़ देते हैं। तो यही सारे इकट्ठे होकर के इनकी ही फसल को नुकसान करते हैं। हमारे विभाग, कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए या बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइज को यूज करने के लिए किसानों को 75% अनुदान पर ट्राइकोडर्मा है जो कि फंजीसाइड है, और बेवेरिया बेसियाना है जो कि इंसेक्टिसाइड है। इसको प्रोत्साहन के लिए किसानों को 75% अनुदान पे देय होता है। जो इच्छुक किसान होते हैं, इसका जो फंजीसाइड का है, ये अपने जो गोबर होता है कूड़ी का खाद, उसमें मिक्स करके और बुआई से पहले भूमि शोधन कर सकते हैं, जिससे कि किसान भूमि जनित जो फंगस होती है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आने वाली फसल में बोने के लिए जैसे भी कोई फंगस जो है फिर पौधे पे लगती नहीं है। और फिर जो है इंसेक्टिसाइड जो है, कीट लगते हैं, सूंडी है, मच्छर लगते हैं जैसे, तो उसके लिए बेवेरिया बेसियाना है, उसको स्प्रे के रूप में किसान जो है 3% का घोल या 5% का घोल स्प्रे कर सकते हैं। ये लगभग 10 से 12 दिन पे 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो किसान जो है काफ़ी इससे हद तक कीट नियंत्रण हो सकेगा, जो कि बड़ा सस्ता और कम समय में इस्तेमाल होता है। हमारे किसानों की ये भी समस्या है कि जो जंगली या फिर आवारा जानवर है उनसे उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? इसमें किस तरह की मदद उन्हें की जा सकती है या फिर क्या समाधान हो सकता है इसका? किसानों को कुछ ऐसे आवाज़ के माध्यम से जो इसमें दलहन में जो है ना पालतू पशु हैं, जंगली जानवरों को नियंत्रण के लिए किसान स्वयं तारबंदी करता है, या फिर अपना एक वो आ रही है आर्टिफिशियल जो है गोली आती है, एक आवाज़ करती है, तो जिससे कि वे जानवर जो है एक इलेक्ट्रिक जो है वायर आ रही है, किसान जो बाउंड्री कर लेता है तो उसमें अगर कोई पालतू या जंगली जानवर आएगा तो उससे उसके करंट महसूस होगा तो उससे वो दूर भाग जाएगा, जिससे किसान की जो फसल सुरक्षा होगी। अभी कह रहा जी, हमने अभी मूंग की खेती की इस बार अभी, तो उसमें क्या है वो बार बार को फली को तोड़ाई की बात थी, तो उसमें लेबर बहुत लगी। तो ऐसी कोई वैरायटी है बीज की जो एक बार में ही टूट जाए तो अच्छा है, यानी एक बार में कटे। जी। ये जो मूंग की जो प्रजाति है एक साटा कहते हैं, जिसे 60 दिन में पक जाती है, जो चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी कानपुर है उसने निकाली है। एक प्रजाति का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद वन, जो कि 60 या 65 दिन में ही पूरी जो फली तोड़ने की नहीं है, पूरी फसल में पक जाती है, जो कि फसल जड़ से कटाई कर सकते हैं किसान। तो अभी हमने जाना दलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में, क्या है ये और किस तरीके से इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी हमने अपने विशेषज्ञ के सामने रखा और उनके जवाब लिए। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें चौपाल चर्चा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चौपाल चर्चा में दलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में, और हमारे जो किसान हैं उनके कई सवाल भी हमारे सामने आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे किसान दलहन लेने में वाकई में रुझान दिखा रहे हैं। पहले से तस्वीर काफ़ी बदली है, लेकिन जो अभी भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सरकार हमारी न्यूनतम मूल्य तो घोषित कर देती है, लेकिन जब हम अपने माल बेचने के लिए जाते हैं तो कहीं भी हमें सरकारी खरीद केंद्र नहीं मिल पाता। तो हमें व्यापारी ने उनके इच्छा अनुसार देखना पड़ती है फसल। तो उसके लिए क्या किया जाए, अब जो हमें उचित रेट मिले दलहन के। भारत सरकार ने सैन्यों में जो कानून बनाया है वो मंडी के लिए बनाया है, ई मंडी। उसके द्वारा किसान जो है पूरे जो अपना मंडियों का सारा एक वो होता है, जहाँ रेट अच्छा होगा वहाँ पे किसान अपना माल सेल कर सकता है, जिससे किसान को अच्छा रेट मिल सकता है। और एक किसान जो अगर समूह में करेंगे खेती दलहन की, तो उससे किसान को अपना माल जो सेल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में उनका जो खर्चा जो आता है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का, वो खर्चा एक तरीके से शेयर हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आएगा किसानों को। अभी जैसे गेहूं की बुआई या दलहन की मसूर की बुआई चलेगी, तो मैं उसके बारे में सर से पूछना चाहता हूं कि उसके लिए अच्छी बीज कौन सी वैरायटी अब बोनी चाहिए, जिससे कि हमारा दलहन का उत्पादन बढ़े और हमारी आय भी बढ़े। हाँ, जहाँ तक किसान का सवाल है मसूर की वैरायटी के बारे में, तो मसूर की वैरायटियाँ हैं पंत 1, पंत 2, ऐसे करके कई वैरायटियाँ हैं जो अच्छी से अच्छी वैरायटी है। इस तरह की वैरायटी अगर ला करके अपनी लगाते हैं तो अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो दलहन क्षेत्र विस्तार की बात कर रहे हैं, तो दलहन में प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस है और जिनसे हमारे किसानों को भी अधिक लाभ हो सकता है? ये मूंग, उर्द और मसूर, और ये थोड़ा सा जो मटर आता है जो रबी के मौसम में बुआई होती है। ये 4 जो है मुख्य मतलब बुआई जाती है हमारे गौतम बुद्ध नगर में। इनके लिए सरकार द्वारा जो है बीज का वितरण किया जाता है, और जो भी अनुदान आता है हम किसानों को अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन का क्षेत्र बढ़ सके, उत्पादन ज़्यादा हो सके। मैं मूंग बोता हूँ हर साल। मूंग अच्छा होता है, ब्लॉक से ही मूंग ले जाता हूँ। अच्छा बीज उपलब्ध होता है, अच्छी ये दवाई भी देते हैं, और अब की बार तो रेट भी अच्छा ही मिला है। 5800 रुपये प्रति क्विंटल मार्केट में बिका है, और सालों की मुकाबले में अब की बार रेट अच्छा था। तो मैं तो ये कहूँगा कम लागत में अच्छी उपज दाल की हो जाती है। का जो उत्पादन बढ़ाने का सबसे पहले होता है समय और बीज जो है किसान का उत्पादकता ज़्यादा बढ़ सकती है। जो किसान बीज अच्छा लाएगा और समय पर बुआई करेगा तो उसका उत्पादन समय पर पकेगी फसल, और समय पर उत्पादन अगली फसल भी वो सही समय पर ले सकता है, जिससे किसान की क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र सही समय पर इस्तेमाल होगा। नहीं, खरीफ के और रबी के बीच में जो समय है उसमें उड़द की खेती की जा सकती है। उसके लिए कोई अच्छे बीज हमें बताएं कर दें। हाँ, तो हमारे किसान भाई का सवाल है जायद की फसल में कौन सी वैरायटी बोई जाए जिससे बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो इसमें उड़द की खेती लिया जाए। इसका उड़द में पंत उड़द 1, पंत उड़द 2, शेखर, इस तरह की और भी कई वैरायटियां हैं जिनको लगाने से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो अभी हमने दलहन क्षेत्र विस्तार से जुड़ी कई बातें जानी, और अच्छी बात यह है कि किसान भी अपने प्रश्न रख रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं जिनका वो चुनाव कर सकते हैं, लागत में कैसे कमी की जा सकती है ताकि उनका जो लाभ है वो बढ़े। इसी के साथ ही वक्त है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में, और इससे जुड़ी हुई कई बातें हमने अब तक कार्यक्रम में आप तक पहुंचाई। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, किसान के लिए
दलहन के साथ जो है मिश्रित खेती, तो जानते ही हैं सब लोग, मिश्रित खेती फसल चक्र कहते हैं जिसे। बहुत से इकली फसल बोते हैं जिससे 2 या 3 फसल बोई जाते हैं, उसे मिश्रित फसल चक्र कहते हैं। तो किसानों को अपनाना चाहिए। जैसे मक्का के साथ उर्द बो देते हैं, मूंग बो देते हैं मक्का के साथ, और बहुत सी फसल हैं जैसे गन्ना बोते हैं, गन्ना के साथ में जो बहुत से चने बो देते हैं, चने पक जाते हैं जल्दी। और जो गन्ने की जो फसल है उसमें दाल बोते हैं। एक तो इधर अक्टूबर नवंबर बो जाती है गन्ने की फसल, उसमें दलहन पैदा कर लेते हैं। और इधर जो है फरवरी से मार्च महीना होता है एक गन्ने का, उसका उसके साथ में जो है चने बो देते हैं। बीच में खाली जगह रह जा वो कट जाते हैं। और बहुत सी दालें हैं उन्हें बो देते हैं, उन्हें काट देते हैं। अब गन्ना फिर ऊँचा हो जाए। गन्ना तो बरसात ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है। जब नया गन्ना बो जाता है तो ऐसे फसल चक्र बहुत है, ऐसी बहुत सी फसलें हैं इससे जो किसानों का जो है बढ़ जाती है, लागत तो कम आती है और जो है पैदावार बढ़ती है, जिससे उसका उत्पादन बढ़े तो उसकी वो भी बढ़ता है, किसानों की जो है लाभ भी मिलता है। भाई ने बताया हमारे कि गन्ने में हम सह फसली खेती ले सकते हैं। जैसे गन्ने की बुआई एक तो शरदकालीन होती है और एक बसंतकालीन। शरदकालीन अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और जो बसंतकालीन है वो फरवरी मार्च में बुआई होती है। तो जो शरदकालीन की बुआई है जो गन्ने की, उसके बीच में किसान जो है गेहूं की जो खाली रो में बनी रहती है उसमें गेहूं की बुआई कर सकता है, और जो उसकी चने की बुआई कर सकता है। और जो उधर बसंतकालीन है उसमें बुआई किसान मूंग या उर्द की रो के बीच में इन सहफसली खेती के रूप में उत्पादन ले सकता है, जिससे कि किसान के समय की बचत होगी। और कीट रोग भी जो ऐसे रहता है ना, जो रोज सहफसली खेती से जो कुछ कीट रोग ऐसे होते हैं कि एक आपस में जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कि वो गन्ना जो होती है उसकी जो पत्ती एक हार्ड लेयर की होती है, जबकि ये जो दलहन वाली जो पत्तियाँ ये थोड़ी नरम होती है, तो इनके अंदर ये सहनशीलता उत्पन्न करता है। फसल चक्र जैसे किसान कह रहे हैं कि फसल चक्र यानी कि गहरी जड़ों के बाद में उथली जड़ों वाली और उथली जड़ों वाले बाद के गहरी जड़ी वाली फसलों का अगर बुआई करते हैं तो उससे किसान की जो बैलेंस हो जी, तो उससे किसानों की जो खेत की उर्वर शक्ति बनी रहती है। और जो दलहनी फसलें के बाद में ये जो नगदी फसली हैं उनका अगर बुआई करते हैं तो किसान की ज़मीन की जो उर्वरता शक्ति बनी रहती है। ये दलहनी फसलों की जो जड़ों में होता है राइजोबियम, एक नूडल्स मतलब गांठों में एक नूडल्स होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का जड़ों में फिक्सेशन करके भूमि को उपलब्ध कराता है, जो कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन होती है। ये जो दलहनी वाली फसलें आती है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके पौधे की जड़ों में उपलब्ध कराती हैं, जिससे कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैविक खेती अगर करी जाए तो क्या इसका उत्पादन कम नहीं होगा? और उसको कहाँ बेचा जाए? क्या इसके लिए कोई विशेष मंडी है जैविक खेती के लिए? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सरकार ने यह योजना किसानों के लिए इसलिए बनाई है कि इससे जो है किसानों का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों की आय को दोगुना किया जाए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। अभी हमारे एक किसान भाई का सवाल था कि जैविक खेती किया जाए तो क्या उस पर उत्पादन घटेगा? हाँ, उत्पादन तो ज़रूर घटेगा, लेकिन जो भी जैविक प्रोडक्ट तैयार होगा किसान का, उस प्रोडक्ट की कीमत दोगुनी हो जाएगी। जैविक प्रोडक्ट की कीमत आजकल मार्केट में डबल चल रही है, तो उत्पादन घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका जो है कीमत में इजाफा हो जाएगा। दूसरा सवाल किसान भाई का था कि जैविक प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट इशू है, तो हमारे ज़िले में फेज़ 2 में एक मार्केट जो है फूल मंडी में एक नई मार्केट इशू हो गई है, जो कि जैविक खेती के लिए ही है। अगर हमारे किसान भाई जैविक प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को फूल मंडी में ले जाकर अपना आसानी से बेच सकते हैं। वहाँ कोई कर नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, बस उन्हें आने जाने का थोड़ा सा भाड़ा का जो है अपना व्यवस्था करना पड़ेगा।
तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जैविक खेती के फायदे कितने हैं। एक तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और साथ ही जो जैविक उत्पाद हैं उनकी मांग भी बाजार में काफ़ी बनी हुई है। तो जो हमारे किसानों की ये शंका रहती है कि उत्पादन घट जाएगा और कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, तो बिल्कुल इस बात को किनारे कर दें। जैविक प्रोडक्ट्स की आजकल बाजार में बहुत अच्छी मांग है और उनके भाव भी लगभग डबल मिल रहे हैं, दुगना मिल रहे हैं। चलिए कुछ और किसान हैं, उनसे बात करते हैं। अगर हम दलहन उत्पादन करके और उसके बाद अगर हम उसको दाल बनाकर बेच के स्वयं पैकिंग करें तो उसके लिए गवर्नमेंट हमें क्या कुछ अनुदान दे सकती है और उसके लिए क्या हमें जानकारी दे सकती है। हमें नहीं पता है कि हम दाल कैसे बनाएं और उसका बेचने के लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना पड़ता है, नहीं, तो उसकी जानकारी हम चाहते हैं। किसान के पास सबसे बड़ी समस्या इसी की आती है कि उत्पादन तो कर लेता है, उसके भाव सही नहीं मिल पाते या कैसे मतलब रेट अच्छे मिलें, यही कठिनाई आती है। तो इसी में किसान जैसे अगर दाल ही होती है, मूंग उगाया किसान ने, तो उसकी मार्केट में जैसे 4,000 रुपये कुंतल का रेट मिल पाएगा उसको थोक में, और वही किसान अगर अपना घर पर दाल बना के उसको लगभग वो 80-90 रुपये किलो के रेट में उसका बिक्री हो जाती है। तो जिससे कि किसान का जो प्रोडक्ट है उसका दुगना रेट उसे प्राप्त हो जाता है। हाँ, थोड़ा बेचने की सेल करने की बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारे गौतम बुद्ध नगर में अभी शासन से ही जो है 14 दुकानें जो हैं, हमारे जो जनपद स्तरीय फूल मंडी है उसमें 14 किसानों को जो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जो जैविक खेती कर रहे थे किसान, उनको 14 किसानों को निःशुल्क दुकानें दे दी गई हैं। और जो भी किसान जाए उस प्लेटफार्म पे अपना जो है उत्पाद, जैविक उत्पाद है, दूध है या शहद है, जो भी उत्पाद जैविक ले रहा है उसे वहाँ पे सेल कर सकता है, जिसके भी उसके दाम बड़े अच्छे मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी किसानों को दिक्कत थी कि कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है कि जैविक उत्पाद कर तो लेते हैं, बेचने की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो उसके लिए शासन से हमारे जो गौतम बुद्ध नगर में ये बहुत अच्छा प्रयास रहा और इसको अभी लेटेस्ट अभी 15-20 दिन हुए अभी इसका उद्घाटन हुआ है। तो आज हमने बात की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन क्षेत्र विस्तार के बारे में, और जो हमारे किसानों के सवाल थे वो भी हमने अपने विशेषज्ञों के सामने रखे और साथ के साथ जवाब भी हमने जाना। और यही मकसद भी होता है चौपाल चर्चा की कि हम अपने किसानों तक जागरूकता फैला सके। अलग अलग मिशन या योजनाएं जो हमारे किसानों के लिए चल रही हैं उस तक वो पहुँचे, उनका लाभ उठाएँ। और आज इसी सिलसिले में हमने दलहन क्षेत्र विस्तार की बात की। किसानों के भी बहुत अच्छे सुझाव आए। आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने पूरे कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा होगा। हमारे किसान जो हमें देख रहे हैं वो भी इन सभी बातों का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी किसानों का, आप कार्यक्रम में आए और अपने अनुभव भी साझा किए और अपने प्रश्न भी हमारे विशेषज्ञ के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे विशेषज्ञ जो कि कार्यक्रम में जुड़े रहे, जिन्होंने हमारे किसानों के सवाल सुने और बहुत ही सरल और सहज तरीके से उनके जवाब दिए ताकि हमारे सब किसान उन जानकारियों का लाभ उठा सके। और उम्मीद करते हैं कि दलहन क्षेत्र विस्तार की तरफ जो प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, वो और भी अधिक सार्थक साबित होंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। चौपाल चर्चा के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात नए किसानों के साथ। कुछ और नए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और एक नया विषय होगा आप किसानों से जुड़ा हुआ। नमस्कार।